नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आगे की जो कहानी है सेव और देव पढ़ेंगे और वीडियो देखा करो, पढ़ा करो। यहाँ पर आगे जो है इनका पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म आगे का जन्म जो है सन 1911 में, यानी आगे का जन्म सन 1911 में कसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका पूरा नाम जो है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। कई बार ये पूछा जाता है आगे का पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री यानी हीरानंद। इनके पिताजी का भी नाम शास्त्री जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी पुरातत्ववेत्ता थे, यानी जो इतिहास की जो वस्तुएं वगैरह होती है उनके खोजकर्ता, उनके बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त करने वाले। इनको यानी आगे को कितनी नावों में कितनी बार जो इनकी काव्य कृति है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखते हैं आगे इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में व्यतीत हुआ बीता। शिक्षा मद्रास और लाहौर में हुई। बीएससी करने के बाद एमए अंग्रेजी की पढ़ाई की। जैसे बीए करते हैं ना आर्ट्स में, वैसे ही साइंस में बीएससी करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है बीएससी करने के बाद एमए मास्टर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ साइंस तथा संस्कृत और हिंदी का गहन अध्ययन किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे क्रांतिकारी के रूप में जेल भी गए। देश को आजाद करवाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन हुए, तो उस समय लेखक जो है जेल भी गए हैं। आगे ने सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, बिजली, विशाल भारत, वाक, ये इनकी अंग्रेजी पत्रिकाएं थी। वाक इनकी अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिकाएं जो 3 महीने में एक बार छपती थी। और सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, बिजली, विशाल भारत, ये इनकी पत्रिकाओं के नाम हैं। दिनमान, ये भी इनकी पत्रिका है। इनके संपादक रहे ये। कुछ वर्ष आकाशवाणी में इन्होंने नौकरी की। 3 वर्ष तक ये सेना में कैप्टन भी रहे, कप्तान भी रहे। यायावरी स्वभाव ने, यानी घुमक्कड़ स्वभाव, जिसको घूमने का ज्यादा शौक होता है ना, उसे कहते हैं यायावरी, घुमक्कड़ स्वभाव के आगे ने यूरोप और एशिया का भ्रमण किया। 1961 में इनकी नियुक्ति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका में भारतीय संस्कृति के आचार्य पद पर हुई। कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 4 अप्रैल 1987 को इनका स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य में आगे की प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान, नई परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि के रूप में ये उभरे। सन 1943 में इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया। तार सप्तक यानी जो 7 कवियों का समूह होता है, एक तार सप्तक। तो इन्होंने 4 तार सप्तकों का संपादन किया है। एक तार सप्तक में 7 कवि होते हैं, इसलिए सप्तक बोलते हैं।
अज्ञे को प्रयोगवादी कवि कहा जाता है। जैसे छायावादी कवि है, वैसे ही अज्ञे जो है यहाँ पर प्रयोगवादी कवि है। प्रयोगवाद का अर्थ यानी इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में, अपनी कृतियों में नए नए शब्दों का, प्रतीकों का और बिंबों का प्रयोग किया। इसलिए नए नए शब्दों का प्रयोग करने के कारण इनको प्रयोगवादी कवि कहा गया। और इन्हें प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। इसके बाद अज्ञे ने 3 और 4 सप्तकों का संपादन किया है। अज्ञे ने उपन्यास, कहानी, यात्रा वर्णन, कविता, निबंध अनेक विधाओं में लिखा है। हिंदी की विधाएं होती है ना, जैसे पद्य, गद्य, कहानी, निबंध, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वर्णन, यात्रा वृत्तांत, ये सब क्या है? हिंदी गद्य की विधाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में भग्नदूत इनकी रचनाएं हैं। भग्नदूत, चिंता, इतेलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, इंद्रधनुष रोंदे हुए, विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, ये इनके कहानी संग्रह है। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये इनके यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत आप जानते हो कि जहाँ की लेखक यात्रा करता है उसी का वर्णन करता है। यात्रा वृत्तांत यानी घटना, यात्रा करते समय क्या क्या घटनाएं लेखक के साथ घटित होती है, कैसी स्थिति होती है, उसी का वर्णन लेखक करता है। यात्रा वृत्तांत कहलाता है। आत्मनेपद, त्रिशंकु, नवरंग और कुछ राग, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, निबंध संग्रह आदि इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। सेव और देव, शीर्षक क्या है हमारा कहानी का? सेव और देव। इसके लेखक हैं अज्ञे। सेव आप सब जानते हैं, फल जो होता है, और देव यानी देवी देवता जो होते हैं। तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे, सेव और देव। ये विचार प्रदान कहानी है अज्ञे जी की। पाठ परिचय एक बार पढ़ लेते हैं। सेव और देव कहानी के माध्यम से अज्ञे ने जहां एक और ये स्पष्ट संदेश दिया है कि नैतिक मूल्यों की स्थिति स्वतः स्फूर्त होती है। यानी जो नैतिक मूल्य हैं, जैसे कि चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, सदाचारी बनना, सहयोग, प्रेम, ये जो है यह अपने अंदर से अपने आप ही उत्पन्न होते हैं, आंतरिक भावनाओं से व्यक्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर हम चोरी नहीं करेंगे। अगर कोई चोर है तो वो किसी के कहने पर रुकेगा नहीं, चोरी करेगा। लेकिन जो नैतिक मूल्य हैं वो अपने आप हृदय की भावनाएं अपने आप व्यक्त होती है, या अपने आप नैतिक मूल्य उत्पन्न होते हैं, स्फूर्त होते हैं। वहीं यह भी व्यक्त किया है कि मनुष्य की आस्था उसे और अधिक नैतिक बल देती है, शक्ति देती है। किसी के प्रति आस्था का भाव होना, जैसे देवी देवताओं के प्रति आस्था होना। यहाँ पर देव मूर्तियों के प्रति यानी देवी देवताओं की मूर्तियों के प्रति विशेष रुचि और आस्था रखने वाले प्रोफेसर गजानन अपने व्यक्तित्व से ये सिद्ध कर देते हैं कि आस्था में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रोफेसर गजानन एक भूखे बालक को सेव के बाग से सेव चुराकर तोड़ने पर डांट देते हैं। स्वयं देव मंदिर में उपेक्षित पड़ी अनुपम मूर्ति ये सोचकर उठा लेते हैं कि मंदिर में इसका रख रखाव ठीक नहीं है। वे उसे अपने
और कोट में छिपा लेते हैं। लौटते समय वही सेब का बगीचा रास्ते में पड़ता है और वे देखते हैं कि वही पहले वाला लड़का सेब की चोरी कर रहा है। यह देखकर वे क्रोधित होते हैं और बच्चे को मारते हैं, किंतु अचानक उन्हें अनुभव होता है, याद आता है कि इस बच्चे ने तो केवल सेब ही चुराए हैं जो कि फल है, और ये महाशय यानी प्रोफेसर गजानन जो है वो तो पूरा देव स्थान ही लूट करके ले आते हैं, यानी एक मंदिर से जो है मूर्ति की चोरी करके लेकर आते हैं। यही अनुभूति उनके हृदय में नैतिकता और मूल्य चेतना जगा देती है, उत्पन्न कर देती है, और उल्टे पांव लौटकर वापस उसी समय वापस लौटकर वो उसी देवालय जाते हैं, देवस्थान पर जाते हैं जहाँ से वो चोरी करके और उस मूर्ति को लेकर के आए थे। मूर्ति को वापस उसी स्थान पर रख के आते हैं। उन्हें अपने पर ग्लानि होती है। वे ये सिद्ध कर देते हैं कि भारतीय देवी देवता जिनमें हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनसे हमारे हृदय में छाया अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है और नैतिक मूल्य तथा सत्य यानी सत्य की प्रतिष्ठा होती है। आइए हम देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है, कहानी क्या है। यहाँ पर ये जो कहानी है आगे की सेब और देव, तो यहाँ इस कहानी में ये विचार प्रदान कहानी है। इसमें नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है कि जो नैतिक मूल्य होते हैं वो हमारे अंदर से स्फूर्त होते हैं, अपने आप उत्पन्न होते हैं, किसी के कहने पर नहीं। तो यहाँ इस कहानी में एक लड़का होता है, यानी इसमें प्रोफेसर गजानन जो होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, कुल्लू मनाली की यात्रा करते हैं और वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसे देखते हैं। वो भी इतिहास और के पुरातत्ववेत्ता है, यानी नई नई चीज़ों की खोज करने वाले हैं, इतिहास की जानकारी एकत्रित करने वाले हैं, ये उनका विषय है। तो वो इसी की खोज में निकलते हैं कुल्लू और मनाली की यात्रा करने के लिए और उस पहाड़ी क्षेत्र का वर्णन करते हैं। यानी प्रोफेसर गजानन जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें कुल्लू जो पहाड़ है वहाँ पर सेब के या कुछ बाग दिखाई देते हैं जहाँ पर बगीचों में सेब लटके हुए हैं, पेड़ों पर डालियों पर सेब आ रहे हैं और डालियाँ झुकी हुई है। रास्ते में जाते समय वो देखते हैं कि एक लड़का होता है जो दम से नीचे आकर के उस सेब के बगीचे में से कूदता है। प्रोफेसर को ये देख करके अच्छा नहीं लगा कि आर्य सभ्यता का विनाश है, आर्य सभ्यता जो है समाप्त होती जा रही है, और वो उस लड़के को एक तमाचा जड़ देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। इतने में ही आगे बढ़ते हैं और वो तो निकले किसकी खोज में, इतिहास पुरातत्ववेत्ता है, इतिहास के बारे की नई नई जानकारियाँ खोज करने निकले हैं। तो इसके बाद वो जाते हैं और वहाँ पर मनाली गांव में जो है एक मनु का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, पूरे विश्व का एक ही मंदिर है मनु का। मनाली में कुल्लू मनाली की सैर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप भी साथ साथ में घूमिएगा, सैर कीजिएगा। और वहाँ के पुजारी से पूछते हैं, उनको मंदिर देखने की इच्छा होती है। एक मंदिर है जहाँ पर पुजारी से पूछते हैं कि यहाँ कोई और भी मंदिर है क्या, इसके अलावा। पुजारी उन्हें अन्य मंदिर के बारे में बताता है जहाँ पर देवी का मंदिर है, माता का मंदिर है और कई सालों से वीरान पड़ा है।
उसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है, छोटा सा मंदिर है और पुजारी बताता है कि वहाँ पर भूत प्रेतों का साया है। प्रोफेसर गजानन कहते हैं कि भूत प्रेत जो है उनसे तो मेरी काफ़ी दोस्ती है, मैं तो उनसे मिलना चाहता हूँ। और वो उस मंदिर तक पहुँच जाते हैं जहाँ छोटा सा मंदिर है, तो पेड़ उगे हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, इस प्रकार से वीरान स्थान है। वहाँ वो देखते हैं कि जहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती होगी उस माता के मंदिर में, वहाँ जानवरों के सींग ऐसे पड़े हुए थे, उन्होंने देखे होंगे। और जिस मूर्ति के लिए इतने पशुओं की बलि दी जाती थी, आज उस मूर्ति पर कीड़े रेंग रहे हैं। पास ही में गणेश जी की भी मूर्ति पड़ी हुई थी, जंग लगी पीतल की मूर्ति। लेखक यानी प्रोफेसर गजानन सोचते हैं कि इस मूर्ति को मुझे ले जाना चाहिए। वो उस मूर्ति को लेकर के आते हैं, अपने और कोट में जो कोट पहना हुआ है उसमें छिपा करके लेकर आते हैं और मूर्ति बहुमूल्यवान है। जब वो वापस उसी रास्ते से गुजरते हैं जहाँ पहले उन्होंने सेव के बाग देखे थे और वहाँ से एक लड़का सेव की चोरी कर रहा था, चुपके से सेव तोड़ करके और गिरा था, पेड़ से नीचे उतरा था। उसी स्थान पर आ जाते हैं, फिर वही लड़का सेव की चोरी करते हुए नजर आता है और वहाँ से कूदता है। उन्होंने उस लड़के को पकड़ करके उसके फिर तमाचे जड़ दिए और लड़का जो है कॉलर पकड़ के चीख मार करके रोने लगा। इतने में ही आगे चलते हुए प्रोफेसर गजानन को यह महसूस हुआ, उन्हें आत्मानुभूति हुई कि यहाँ पर इस लड़के ने तो सिर्फ सेव की चोरी की है, मैं तो पूरा देव मूर्ति ही साथ लेकर चुरा करके आ गया हूँ। ऐसा यानी जो नैतिक मूल्य है, चोरी नहीं करने की भावना जैसे, तो ये अपने आप स्फूर्त होती है हमारे मन से, हमारे हृदय से, जिस प्रकार से प्रोफेसर साहब के हृदय में या मन में उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से यह कहानी है सेव और देव की। उन्हें जब ये एहसास हुआ, अनुभूति हुई कि उस लड़के ने तो सिर्फ सेव की चोरी की है, जो आधा सेव खा रहा था और आधा नीचे गिर गया। प्रोफेसर साहब ने उसके तमाचे जड़ दिए और स्वयं जो है चोरी करके और देवी की मूर्ति और कोट में छिपा करके लेकर आ गए। ऐसे सुनसान रास्ते से आए जहाँ कोई गांव नहीं पड़ता हो रास्ते में, और उन्हें ऐसा लगा कि सब मेरी ओर ही देख रहे हैं। पहुँच गए, तब उन्हें इस बात की अनुभूति हुई, एहसास हुआ, ग्लानि हुई कि उस बालक ने तो सिर्फ सेव की चोरी की है, मैं तो पूरा देवत्व ही चुरा कर लेकर आ गया, देवी की मूर्ति ही चुरा कर लेकर आ गया हूँ। वो उल्टे पांव यानी उसी समय वापस जाते हैं और जो देवी की प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उसे वापस मंदिर में रख करके आते हैं। तो ये कहानी है हमारी सेव और देव। समझ में आ गई होगी आपको कहानी, विचार प्रधान कहानी है, विचार किया गया है। यहाँ पर सेव और देव शीर्षक क्यों रखा है इसका, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये कहानी जो है इसका पहला भाग और इसका जो मूल है वो मैं आपको बता दिया है, और आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की कहानी में क्या है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि किस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर कितनी नावों में कितनी बार जो इनकी रचना है इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। धन्यवाद। आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे।